मैं अविनाश राजवंश। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कलम से में। और जिस प्रकार से आप हमारे शो को देखते हैं उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक को लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है निर्भया कांड आखिर कब तक। आखिर महिलाओं पे अत्याचार कब तक होते रहेंगे? आखिर इसका सिलसिला कहां जाके रुकेगा? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम अपनी चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा में जो हमारे अतिथि हमारे साथ होंगे मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा आपसे। उसमें वर्ल्ड की सबसे फेमस फैशन डिजाइनर संजना जॉन है। दूसरे अतिथि ओम कटारे जी हैं जो अभिनेता और निर्देशक हैं। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले अपने देश का राष्ट्रगान सुनेंगे और इसके बाद हम इस विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देश का राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। आप सभी दर्शकों का हमारे इस शो मेरी कलम से में बहुत बहुत स्वागत है और हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आखिर निर्भया कांड कब जाके रुकेगा? आखिर महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका मूल जड़ क्या है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर हमारे शासन और हमारे देश में लोगों के अंदर जो सोच है उसका बदलाव कैसे करें? कानून व्यवस्था में क्या हमें चेंजेस करने होंगे जिससे हम अपनी महिलाओं की रक्षा कर सकें और दोबारा निर्भया कांड ना हो? इस सवाल का सबसे पहले मैं संजना जॉन जी से इसका जवाब चाहूंगा क्योंकि वो एक महिला है और शायद महिला की पीड़ा समझती होंगी। संजना जी। नमस्कार अविनाश राजवंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपकी शो पे आके बात करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत जरूरी टॉपिक को आपने रेज किया है और इस पर हम अच्छे से एक सही टॉपिक का डिस्कशन ही नहीं, अगर इसका क्या हम कर सकते हैं इस पर हम सोच के एक डिस्कशन कर पाएंगे। अविनाश जी, आपने बहुत सही पूछा, निर्भया कांड
कब तक चलता रहेगा। हमारे देश में जो अन्याय हो रहे हैं, औरतों के ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों तक आज हम देख रहे हैं जो हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन, रेप, मर्डर बढ़ के जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये सोचने के विषय है। और आज हमारे जो मोहल्ला क्यों और बढ़ के खराब हो रहे हैं, इसमें मेरी एक ही आंसर है। आज इंटरनेट एक्सेस, जो लोगों के पास फ्री एंड accessibility to any kind of porn, any kind of violence, any kind of abuse, ये देख के ही लोगों का दिमाग ही नहीं, सोच ही नहीं, जो वो कर रहे हैं ये और खराब नहीं बट खतरनाक हो रहे हैं। और इसको हटाने के लिए सबसे पहले, जैसे हमारे सेंसर बोर्ड है, सेंसरशिप होते हैं, इंटरनेट पर भी सेंसरिंग होना बहुत जरूरत है। इसके अलावा छोटे छोटे इम्प्रेशनेबल माइंड्स, जो एक टीनेजर को ही ये देख के ही उसका मन खराब हो रहे हैं। अभी थोड़े जस्ट पहले ही मैंने देखा 13, 14, 15 इस उम्र के लड़कों के बीच में क्या होता है, ये लोग मिलके पोर्न देखना शुरू करते हैं। एंड क्यों? क्योंकि अपने फोन पर इजीली एक्सेसिबल है। ये देख के इनका सोच विचार उसी डायरेक्शन पे जाते हैं। फिर हम जो देख रहा है क्राइम, जितना वायलेंस, जितना मोलेस्टेशन और मर्डर, और सबसे ज्यादा अब्यूज ऑफ वुमेन, abuse of children, ये चीज को देख देख के इनका दिमाग और खराब नहीं करने का सोच बढ़ रहे हैं। सो एक इनके घरों में सबसे ज्यादा एथिकल एजुकेशन, जो अच्छे सोच विचार हो, भगवान के साथ जुड़ने का, पूजा पाठ करने का, और माँ बाप इनको समझाने का कि जैसे अपने घर में अपनी माँ बहन को जैसे इज्जत करते हैं, वैसे ही उनको बाहर किसी भी औरत का, किसी भी बच्ची का इज्जत करना जरूरत है। दूसरी चीज, हमारे जितनी भी सेंसरशिप हम गाना, म्यूजिक नहीं, मूवीज में करते हैं, उससे ज्यादा इंटरनेट में करें। और घर में माँ बाप बच्चों का फोन्स और इंटरनेट एक्सेस कर्व करना जरूरत है कि ये लोग गंद ना देखें। तीसरा, इनके जो सर्कल है, सर्कल में इनका क्या है, इनका क्या एक्टिविटीज है, इसको पेरेंट्स को वॉच करना जरूरत है। और ये सिटीज या विलेजेस नहीं, हर जगह, क्योंकि बचपन से जो होता वही बड़ा होके रहता। सो जैसी करती वैसी बढ़ती। और अगर बचपन में बच्चों में अच्छा चीज डालते, वो बड़े होके भी वो अच्छा निकलेगा। अगर बचपन में खराब इनके दिमाग में डालते, वही बढ़ के और बेहतरीन गंदगी में फैल के हो जाएगा। सो यही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी समाज को बदलवाने के लिए। बचपन से हर घर में माँ बाप को अपने बच्चों को, और हमारी राष्ट्र में एक सेंसर बोर्ड को इंटरनेट का सेंसरिंग करना जरूरत है। मैं संजना जी की बात से सहमत हूँ। ये बात तो सही है कि इंटरनेट एक्सेस पर भी रोक लगनी चाहिए, और भारत सरकार को भी उस पर भी एक सेंसर का गठन करवाना चाहिए। और साथ में हमारे माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि बच्चे जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, कहीं उससे वो वायलेंस या और कोई चीज तो नहीं सीख रहे हैं। ये निगरानी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा बचपन सुरक्षित है तो हमारा लक्ष्य और हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे गार्जियंस अपने बच्चों के साथ कुछ न कुछ समय व्यतीत जरूर करें। और मैं चाहूंगा कि ओम कटारे जी भी अपना पक्ष रखें। ओम कटारे जी। अविनाश जी, इस बार आपने बहुत ही संवेदनशील विषय चुना है। ऐसा विषय जिसके बारे में सोच के आंखें नम हो जाती हैं, हृदय कांप जाता है।
आए दिन अखबार में इस तरह की खबरें रोज छप रही हैं कि आज 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसे जिंदा जला दिया गया। आज 10 साल की बच्ची को कुछ लोगों ने किडनैप किया और उसके साथ गैंग रेप किया। तो कहां जा रहा है हमारा समाज? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहा है शासन प्रशासन? निर्भया कांड में क्या हुआ? अपराधी पकड़े गए, उन्हें 7 साल बाद सजा मिली। 7 साल बाद। इन 7 सालों में हजारों बार उन अपराधियों को बचाने की कोशिश उनके वकील ने की, ये जानते हुए कि गलत है। उनके मां बाप के बारे में सोचिए, उन 7 सालों में वो कितनी बार मरे होंगे, कितना संघर्ष, कितना पैसा, तब जाके कहीं उन्हें न्याय मिला। मगर निर्भया कांड के बाद भी ये कुछ रुका नहीं, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। बंबई के शक्ति मिल में क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले साउथ में क्या हुआ। अभी मैंने फेसबुक पे देखा, एक औरत गुहार लगा रही थी वहां के चीफ मिनिस्टर को कि उसकी बच्ची को किडनैप करके बलात्कार करने के बाद उन्होंने मार डाला और उसका दाह संस्कार भी कर दिया, और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। तो बताइए कि हमारे यहां की जो कानून व्यवस्था है उसमें इतने तरह के बचने के रास्ते बने हुए हैं कि बलात्कारी किसी न किसी तरह से बच जाता है। एक बलात्कारी को यह साबित नहीं करना पड़ता है कि उसने बलात्कार किया, बल्कि जिसके साथ हुआ है उसको साबित करना है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और इसके लिए उसके साथ अगर उसने कभी ये कदम उठाया कि उसकी रिपोर्ट लिखी गई और केस अदालत में पहुंचा, तो उसके साथ जो घिनौने सवालात पूछे जाते हैं जिससे वो आधी तो वैसे ही मर चुकी होती है। उसके घर के लोग, समाज, बिरादरी उसको ही दोषी ठहराते हैं, इसमें ही कोई गड़बड़ होगी तभी उसके साथ ऐसा हुआ। आज हजारों इस तरह के केस होते हैं पूरे देश में रोज, उनमें से 1, 2, 3 लोगों को सजा मिलती होगी और उनमें से 5% लोग रिपोर्ट करते होंगे। कुछ तो इस डर से रिपोर्ट नहीं करते कि शायद उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। कुछ लोग इतने डरे सहमे रहते हैं जो बलात्कारी होता है, शायद वो पैसे वाला है या उसका पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा होता है कि लोग रिपोर्ट लिखवाने नहीं चाहते, या उस परिवार को इतना धमकाया जाता है कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो महाभारत काल से लेकर अब तक स्त्री अपना अस्तित्व खोज रही है। कमाल की बात है ना ये। जिस देश में लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा होती है, उस देश में लड़की के साथ बलात्कार होता है और होता ही आ रहा है। ये जब भरे दरबार में द्रौपदी को अपनों के सामने नंगा होना पड़ा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और शायद हम लोगों ने जो जिस तरह के कांड में लुप्त हैं लोग, उन लोगों ने शायद और दुर्योधन दुशासन से ही संकेत लिए हैं कि ऐसा करने के बाद आप बच के निकल जाएंगे। आखिर महिलाओं के साथ घरेलू अत्याचार क्यों होते हैं? आखिर महिलाओं का ही शोषण क्यों होता है? आखिर महिलाओं को ही प्रताड़ित क्यों किया जाता है?
यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे समाज पर और हमारे देश की संस्कृति पर। मैं चाहूंगा कि इस पे संजना जान रोशनी डालें कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा और कहां जाके रुकेगा। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब संजना जी आप दीजिए। अविनाश जी, आपने एक पॉइंट मिस किया। हमारी देश में शक्ति बोलते हैं औरत को, लेकिन ये शक्ति कहां तक, कब तक और कैसे, ये सोचने के विषय है। जब पैदा होते हैं माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ही सबसे घर में इम्पोर्टेंट है, और पढ़ाई में हो, सोच विचार में हो, जो भी हो, लड़की को पीछे करवाते हैं। सो इनकी दिमाग में हर दम एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहने का होता। आगे जाते हुए भी, शादी के बाद भी इनको क्या समझाते हैं, जहां भी जाते हो आपको चुप रहना है, पति के हो या उनके घर वाले को सुन के रहना, उनके खिलाफ कुछ मत बोलना। आज स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन में आपने सुना भी होगा, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा बढ़ चुके। क्योंकि जितने भी मर्द है अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना जितना भी फ्यूरी निकालते हैं औरतों पर, और बीइंग नॉट द वीकर सेक्स, इनको समझा के रखा है कुछ मत बोलो, इसीलिए वो लेते हैं और वो चाहते नहीं कि घर का मामला स्ट्रीट मामला बने। इसलिए जितना चुप रहे वायलेंस बढ़ के जाते हैं, एंड नॉर्मली ये एंड होता है मौत पे या मर्डर पे या कोई ऐसा बुरी हालत जहां उसको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता। अभी काफी शोज में हमने इसी चीज पर बात किया कि क्यों महिलाओं पर इतना ज्यादा अब्यूज, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा है। इवन दो हमारा लॉज जो है, हमारा सिस्टम जो है, डेफिनेटली औरतों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको आगे आने में डर है, उनको आगे आके बोलने से सोचते हैं। वो एक अपना घर का मामला बाजारी मामला नहीं बनवाना चाहती, और दूसरी चीज एक डर है कि क्या होगा मैं बोलने के बाद, व्हाट नेक्स्ट। सो इन सब के हमें समझना जरूरत है। लड़कियों को बचपन में सिखाना जरूरत है दैट दे आर इक्वल, कोई भी आगे पीछे नहीं है, इक्वल है, और एक दूसरे का इज्जत रखना है। किसी को किसी के ऊपर हाथ उठाने का राइट नहीं है, हक नहीं है। और जो भी शादी हो, जो भी घर का व्यवस्था हो या बाहर का या कहीं का, कोई भी औरत पर हाथ उठाने वाला वो सबसे ज्यादा गलत है, और गलत से ज्यादा इनको सबसे ज्यादा सजा देनी चाहिए। सो कोर्ट हो, लॉज हो, तो सबसे ज्यादा हमें यही चीज समझना है, घर में कभी भी लड़की को कमजोर नहीं सोचने चाहिए। कमजोर उनको घर वाले ही बनाते हैं। उनको सच्चाई के लिए आगे आने का प्रोत्साहित करना हमारी जरूरत है, और हर घर में लड़का हो या लड़की हो, उनको इक्वली एक ही तरीके से बड़ा करना बहुत जरूरत है। और हमारे देश में जहां हम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का पूजा करते हैं, हम क्यों हमारी बेटियों का पूजा नहीं, कम से कम उनका इज्जत तो करो। उनका संभालना हमारी ही नहीं, हमारा देश का जरूरत है। और इतना अविनाशी हम सब मिलके ये करने के लिए आगे एक साथ होके कदम उठाना जरूरत है। शुक्रिया। संजना जी, आपने बहुत ही सही कहा। आखिर बचपन से ही भेदभाव क्यों? जिस प्रकार से आज आप सही कह रही हैं कि घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई है, और स्त्रियां घरेलू हिंसा के कारण भी आवाज नहीं उठाती हैं। आखिर ये घरेलू हिंसा कब तक होती रहेगी? आखिर स्त्रियां कब जागेंगी और अपनी लड़ाई कब लड़ेंगी? मैं चाहूंगा कि ओम कटारे जी भी अपना पक्ष रखें, और मैं शायद ये समझता हूं कि वो भी संजना जी की बात से सहमत होंगे। ओम कटारे जी। अविनाश जी,
बहुत साल पहले, निर्भया कांड के भी 10 साल पहले मैंने अपना एक नाटक लिखा था, कहां सुरक्षित हैं हम। घर में, ऑफिस में, सड़कों पर, स्कूल में, कहां? तो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं हम। आए दिन ऐसे किस्से आपको सुनने में आए होंगे कि बाप ने बेटे के साथ, बेटी के साथ ये किया, भाई ने बहन के साथ ये किया, पत्नी या बहुत सारी पत्नियां लगातार इस बात की कंप्लेंट करती हैं कि हमारे साथ वायलेंस हो रही है, हमें मारा पीटा जा रहा है। या कॉलेज में प्रोफेसर या कॉर्पोरेट ऑफिस में बॉस इस तरह की घिनौनी हरकत करते ही हैं और करते ही आ रहे हैं। सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो आप बताइए कहां सुरक्षित है ये? कहां की सुरक्षा है? हम सभ्य समाज की हम बात करते हैं कि हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है, आज हम दुनिया से compete कर रहे हैं। तो इस मामले में भी हम दुनिया से compete कर रहे हैं कि जितना शोषण स्त्री का, लड़की का या पत्नी का हो सकता है उतना हम करें। शुरू से हर काल में आप देख लीजिए, स्त्री सिर्फ भोगने की वस्तु है और ये पुरुष समाज की मानसिकता से जाता ही नहीं है। और उससे बड़ी अपनी शान समझता है कि देखो हमारा कितना कमांड है औरत के ऊपर। बड़े बड़े आश्रम खुले हुए, नारी निकेतन खुले हुए हैं, बहुत सारे सेमिनार होते हैं इस पर और बहुत सारे चर्चाएं होती हैं, बहुत सारा पैसा सरकार का खर्च होता है। लेकिन जब तक समाज में मानसिकता चेंज नहीं होगी, लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलेगा, लोग स्त्री को एक सम्मानित स्थान नहीं देंगे, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। एक पूरा, जिसे कह लीजिए पूरा समाज लड़कियों का या स्त्रियों का या पत्नियों का ऐसा है जो शोषित होता ही आ रहा है और बेचारी चुप है वो, क्योंकि उन्हें चिंता है कि 2-3 बच्चे हो गए हैं, अब अगर पति ने छोड़ दिया तो हम कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? क्योंकि कई बार घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी एक बार लड़की की शादी हो गई तो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है जहां वो ब्याही गई है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है कि उसका सपोर्ट करें, उसको सहयोग दें और अन्यायी को सजा दिलाएं। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। उससे यही कहा जाता है कि देखो तुम अपना परिवार मत तोड़ो, सह लो जो कुछ सहना है, और इसी का फायदा पुरुष उठाता है। तो इन सब चीजों में बदलाव सरकार लाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो बदलाव दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि जब भी पुरुष इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे बचाव के रास्ते पहले से पता होते हैं। उसे पता है कि उसके खिलाफ शायद रिपोर्ट न लिखी जाए, तो क्या होगा थोड़े दिन बाद? अगर ऐसे ही चलता रहा तो नारी एक दिन अस्त्र लेके घूमेगी। अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो इसके अलावा क्या चाह रहा है?
ओम कटारे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने सही कहा कि आज की युवा पीढ़ी शायद दुर्योधन और दुशासन से ही सीखती है। शायद उसे राम का चरित्र भी याद नहीं। आखिरकार उसे ये लगता है कि वाकई मैं जुर्म करके बच जाऊंगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है उन जुर्म करने वालों से कि कब तक भागते रहोगे? शायद आप जुर्म से बच जाओ, लेकिन जब भी अपना प्रतिबिंब आईने में देखोगे आपका गुनाह आपको दिखेगा। उससे आप कैसे भाग पाओगे? दुनिया से भागना आसान है, लेकिन अपने आप से भागना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी सोच बदलें। एक सोच बदलने से 1000 सोचें बदल जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश करें कि आप राम के चरित्र पे चल सकें। और मैं ओम कटारे जी से भी एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने हम पांच के नाटक के कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, उन्हें जरूर सुनाएं, जिससे हमारा समाज भी उनसे कुछ सीख सके। लेकिन सुनाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हम ओम कटारे सर की हम पांच की कुछ पंक्तियां जरूर सुनेंगे। मैं अविनाश राजवंश, समाज की हर कुरीतियों को हम पर्दे पे लेके आएंगे और उसे जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें अपने देश के तिरंगे पे अभिमान भी है और उसकी शान के लिए हम मर मिटना भी जानते हैं। इसीलिए हम अपने हर एपिसोड में समाज की उन कुरीतियों को लाते हैं जिन्हें कोई समझने और समझाने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे मेरी कलम से के हर एपिसोड में हम अपनी शुरुआत ही अपने देश के राजगान से करते हैं, इसलिए कि हमारा देश और हमारे देश के लोग समझ जाएं और पूरी दुनिया को भी समझा दें कि हम तिरंगे के लिए अगर मिटना भी जानते हैं तो हम मिटाना भी जानते हैं। और हमारे समाज की समृद्धि, हमारे समाज की संस्कृति और हमारे समाज की सभ्यता से अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अविनाश राजवंश ऐसे होने नहीं देगा। इसीलिए मेरी कलम के हर एपिसोड में हम समाज की ऐसी कुरीतियों को उजागर करेंगे जिससे हमारे देश का हर एक नागरिक लड़ेगा और उसे अपने देश से जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। इसीलिए आप लोग मेरे साथ आइए और मेरी कलम से के शो पे हर बार मेरे शो को जरूर देखिएगा। मैं अविनाश राजवंश, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप सबके बिना हम हैं, हमारा देश है, हमारा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। मेरे लिखे नाटक हम पांच की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अब न करना ऐसी कोशिश कभी तू, वरना अस्त्र उठाऊंगी मैं। अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व के लिए मिट जाऊंगी मैं। ये भूल जाता है तू, मेरी कोख से जन्मा, मेरे शरीर का अंग है तू। कब तक करेगा मेरी हत्या? कितना बेदर्द, कितना संग है तू।